लेकिन यूं तो हम समानता की बात करते हैं कि देश में समानता होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो क्या वास्तव में ऐसा है कि देश में समानता है, सबको बराबरी का दर्जा है, सब बराबर है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई नीच नहीं, कोई उच्च जाति का नहीं? क्या वास्तव में ऐसा है? एक बड़े ही प्रसिद्ध कवि रहे, शायद आपने नाम भी सुना होगा, अदम गोंडवी का। दरअसल दलित रचना के जाने माने कवि रहे। दलित रचना उन्होंने कई ऐसी रचनाएं की हैं, बल्कि दलितों में भी जो चमार हैं, चमारों पर होने वाले अत्याचार, बर्बरता, उनके साथ होने वाली हिंसा, उनके परिवार के साथ होने वाला दुर्व्यवहार, हिंसा, मारपीट, उन सब चीजों का जिक्र किया है। तो बड़ी ही अच्छी कविताएं लिखा करते थे। इनमें से एक उनकी बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, शायद आपने सुनी भी होगी इससे पहले। उस कविता का शीर्षक है कि मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। इस कविता के माध्यम से दलितों पर होने वाले अत्याचार, उन दलित महिलाओं के साथ होने वाला यौन उत्पीड़न, बलात्कार, इन सब का जिक्र किया है एक ही कविता के माध्यम से। तो आइए उस कविता को पढ़ते हैं, देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो कविता का शीर्षक है मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। अदम गोंडवी ने लिखी है, इन्हीं के द्वारा लिखी गई कविता है। तो आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। इसमें मतलब कहानी के माध्यम से पूरा बता दिया गया है, कविता में ही दृश्य आप जब इसको महसूस करेंगे तो आपको जब आंखें बंद करके इसको सुनेंगे, महसूस करेंगे, तो आपको पूरे वो चित्र नजर आ जाएंगे, दृश्य नजर आ जाएंगे बर्बरता के, हिंसा के, अत्याचार के। तो जिस गली में भूखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बेचारी एक कुएं में डूबकर। फुलिया मतलब एक महिला जो कि अब भूखमरी से, गरीबी से, बेरोजगारी से, ये सारी समस्याओं से परेशान हो गई थी और फिर अंत में क्या है, कुएं में डूब के आत्महत्या करनी। कि कम से कम ऐसे घुट घुट के, मर मर के जीने से तो अच्छा है एक ही बार जो है प्राणों की आहुति देते हैं, कम से कम आजादी मिलेगी इस समस्या से। तो ये स्थिति है दलितों की, चमारों की, जो गरीब हैं, दबे कुचले वर्ग हैं, निम्न वर्ग हैं, वंचित वर्ग हैं, उसमें भी महिला। तो आगे और भी पूरा दिया हुआ है, उसको पढ़ते हैं। है सदी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हरकुआ की छोकरी। हरकुआ एक चरित्र है इस कविता में, मतलब हरकुआ की लड़की के बारे में बात बताई जा रही है, जिसका नाम कृष्णा है। तो आगे इसका जिक्र होगा, क्या क्या स्थिति हुई, क्या उस कृष्णा ने झेला, उस महिला के साथ क्या हुआ, वो सारा चीज इस कविता के माध्यम से दी हुई है। हरखुआ जो कि एक चमार जाति का है। तो है सदी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हरखुआ की छोकरी, चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरजू पार की मोनालिसा। दरअसल ये उत्तर प्रदेश में जो शारदा नदी है, और जब हम बिहार की तरफ जाएंगे, बॉर्डर की तरफ जाएंगे उत्तर प्रदेश की, तो कहीं कहीं सरजू, शारदा नदी को सरजू नदी के नाम से भी जाना जाता है, शरयू नदी भी बोलते हैं इसको। तो ये जिसे मोनालिसा एक परिकल्पना रही, महिला की खूबसूरती की परिकल्पना रही, मतलब लड़की जो है कृष्णा वो खूबसूरत है, तो उसकी सौंदर्य का व्याख्यान किया जा रहा है इसमें। तो चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरजू पार की मोनालिसा। कैसी है यह भयभीत है, हिरनी सी घबराई हुई, लग रही जैसे कली बेला की कुम्हलाई हुई। कल तो यह बाचाल थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है।
मतलब कल तो एकदम बात चलती, हंस खिल रही थी, बोल रही थी, पर आज कैसे शांत है। तो इसकी जो खामोशी है उसकी क्या कारण है, उसके पीछे की वजह क्या है, उस वजह को बता रहा है कवि। थे यही सावन के दिन हरखू गया था हाट को। ये सावन के दिन थे, हरखू गया था हाट को। हरखू वही जो चमार जाति का व्यक्ति है, वो हाट को मतलब बाजार को गया था। सो रही बूढ़ी और सारे में बिछाए खाट को, मतलब जो बरामदा होता है, आंगन होता है, वहां पे खाट बिछा के एक बूढ़ी औरत सो रही थी। ठीक है। डूबी सरजू की किरणें, डूबी सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए वह आ रही थी खेत से, आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कोई भेड़िया है घात में। मतलब पता नहीं था कि हमें आगे अगले पल क्या होने वाला है, कोई इंतजार कर रहा है, घात में लगा है। ये होनी से बेखबर कृष्णा, बेखबर राहों में थी। कृष्णा मतलब एक महिला का नाम है जो कि हरखुआ की लड़की है, पुत्री है। होनी से बेखबर कृष्णा, बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी, चीख निकली भी तो होठों में ही घुट कर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी और फिर ढह गई। दिन तो सरजू के कछारों में था, कब का ढल गया, वासना की आग में कौमार्य उसका जल गया। मतलब शाम होने को थी, शाम हो गई थी, उस समय की बात है। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। मतलब कृष्णा है, उसके साथ बलात्कार हो गया है। अब देखिए आगे कैसे जो दलित लोग हैं, चमार लोग हैं, लड़की वो उसको उठा के ले आते हैं अपने घर पे, और किस तरह से बात होती है उनमें, किस तरह से आक्रोश होता है, उस आक्रोश को दिखाया गया है, बताया गया इस कविता के माध्यम से अगली लाइनों में। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में, जुड़ गई थी भीड़ जिसमें शोर था, जोर था, सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। एकदम आक्रोश था, आग बबूला थे लोग। बढ़ के मंगल ने कहा, मतलब मंगल एक इसमें चरित्र है, किरदार है। मंगल कृष्णा का चचेरा भाई है, ये जो हरखुआ है उसके भाई का लड़का है। तो बढ़ के मंगल ने कहा, काका तो कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। कोई हो संघर्ष से हम पाँव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उनको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करें, और ये दुश्मन बहु बेटी से मुंह काला करें। बोला कृष्णा से, बहन सो जा, मेरे अनुरोध से बच नहीं सकता वो पापी मेरे प्रतिशोध से। मतलब इतना गुस्सा है कि बस नाम पता चल जाए, और हम लोग क्यों डर रहे हैं ऐसे। कोई भी हो, फिर चाहे फिर कोई भी हो, क्यों ना उसको सबक सिखा दिया जाए। इस तरह का आक्रोश है चमार जाति में। अब देखिए जिसने इस महिला के साथ, कृष्णा के साथ बलात्कार किया, तो दरअसल वो उच्च जाति का है, उच्च जाति का है। स्पष्ट है, ये बताया कविता के माध्यम से, दरअसल वो ठाकुर जाति का है। तो ये खबर धीरे धीरे जो है ठाकुरों के कान में पहुंचती है। फिर ठाकुरों में क्या संवाद होता है आपस में, वो किस तरह की रणनीति बनाते हैं, उसको बताया गया है। तो पड़ गई इसकी भनकती ठाकुरों के कान में, बे इकट्ठे हो गए थे सरपंच के दालान में। सरपंच के दालान मतलब मुखिया जो है उसके आंगन में, जो आंगन होता है, दालान मतलब आंगन में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की नोक पर, दृष्टि जिसकी है जमी भाले की नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक कर, क्या करे सरपंच भाई क्या जमाना आ गया, कल तलक जो पांव के नीचे था रुतबा पा गया, कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो, इन सुअरों के बच्चों को अब कोरी नहीं हरिजन कहो। सुखराज सिंह जो कि ठाकुर जाति से आते हैं, तो वही अपना खैनी खाते हैं और अपना खैनी को जो है ठोक करके होठ के नीचे रख करके, मुंह में खैनी को रख करके, और बोलते हैं बड़े टसम में कि देखिए सरपंच क्या जमाना आ गया है, जो
कल पाँव की जूती में थे, पाँव तक थे, अब वो जो है वो रुतबा पा गए। और सरकार कहती है, ये जो सुअर के बच्चे से शब्द इस्तेमाल किया गया है कि सरकार कहती है कि अब इन सुअरों के बच्चों के साथ मिलजुल के रहो और इन सुअरों के बच्चों को कोरी नहीं हरिजन कहो। इस तरह से जो है बताया गया है, बोल रहा है। आगे बोलता है, देखिए ना यह जो कृष्णा है, अब उस लड़की के बारे में बात बताता है कृष्णा। ये तो पहले तो जो है उसकी खूबसूरती का व्याख्यान करेगा, फिर कुछ वजह बताएगा। तो देखिए ना यह जो कृष्णा है, चमारों के यहाँ पड़ गया है, सीप का मोती गवारों के यहाँ। मतलब इतनी खूबसूरत है कि ये जो गवार है इनमें तो इसको जन्म नहीं लेना था, कहीं और जन्म लेना था, उसी चीज को बता रहा है। जैसे बरसाती नदी अलहड़ नशे में चूर है, हाथ न पुट्ठे पे रखने देती है मगरूर है। भेजता भी नहीं ससुराल इसको हर खोआ, फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। मतलब शादी भी नहीं करता है। आज सरजू पार अपने श्याम से टकरा गई। श्याम जो कि इस सुखराज सिंह ठाकुर का लड़का है, ठीक है। तो आज सरजू पार अपने श्याम से टकरा गई, जाने अनजाने में लज्जत जिंदगी की पा गई। मतलब जाने अनजाने में मतलब भूल बस ऐसा हो गया है। वो तो मंगल देखता था, बात आगे बढ़ गई, वरना वह मकदूर इन बातों को कहने से रही। मतलब उसके भाई ने देख रहा, मंगल वही जो इसके चाचा का लड़का है, कृष्णा की जो महिला है उसके चाचा का लड़का, तो उसने देख लिया है, इसलिए बात आगे बढ़ गई है। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है। अब मंगल के बारे में बता रहे हैं ठाकुर सुखराज सिंह। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हर खूब उसकी सह पे थाने जाने को तैयार है। मतलब वो बता रहा है कि मंगल ही जो है भड़का रहा है, शह दे रहा है कि चलो थाने चलो, रिपोर्ट दर्ज कराओ, उनको सबक सिखाएंगे, कोई भी हो बदला लेंगे। तो इस तरह से पूरा संवाद चल रहा है, पूरा ठाकुर मोहल्ला जुटा हुआ है। आगे देखते हैं, कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। अब देखिए, ये जो सुखराज सिंह ठाकुर है मुखिया से कह रहा है कि मान लीजिए अगर हम और बेटा जो है दोनों बाप बेटा की गर्दन नपती है, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, पुलिस कार्रवाई होती है, तो क्या इज्जत रहेगी ठाकुरों की, और ठाकुर में खासकर आपकी सरपंच जी बताइए क्या इज्जत रहेगी। इस तरह से मतलब बता रहा है उसको। बात का लहजा था ऐसा, ताब सबको आ गया, हाथ मूछों पर गए, माहौल भी सन्ना गया। अरे ठाकुरों की बात ऐसा हो सकता है कि जेल चले जाएं ठाकुर? नहीं, ये वाला भाव था। क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होने को तो कुछ और ही मंजूर था। मतलब हर एक के मन में ये था कि बस हम ही हैं, हमारे सामने कोई टिक नहीं सकता, हमसे कोई पंगा ले नहीं सकता, ये वाला भाव था। रात जो आया न अब तूफान वह पुरजोर था, भोर होते ही वहां का दृश्य बिल्कुल कुछ और था। मतलब रात में तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, पर सुबह सुबह जो स्थिति होती है उस स्थिति को देखते हैं आगे। क्या अत्याचार होता है और भी क्या होता है चमारों के साथ, वो सारा दिया हुआ है। तो सिर पे टोपी बैत की लाठी संभाले हाथ में, एक दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। अभी के सिपाही पुलिस वाले ठाकुरों के साथ में आ रहे थे सुबह सुबह। घेर कर बस्ती कहा, ये चमारों की बस्ती में गए तो घेर कर बस्ती कहा, हल्के के थानेदार ने, जो वहां का थानेदार था उसने पूरी बस्ती को जो है घेर लिया और कहा, जिसका मंगल नाम हो वह व्यक्ति आए सामने। मंगल को बुलाया गया। निकला मंगल झोंपड़े का पल्ला थोड़ा खोल कर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़ कर। एक जैसे बाहर निकला मंगल, सिपाही ने तुरंत जो है लाठी मारी। गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया, सुन पड़ा फिर माल वो चोरी का तूने क्या किया। मंगल को जो लाठी पड़ी, गिरा जमीन पे, बूट से टकरा गया, फिर सुनाई देती है आवाज एक कि सुन पड़ा फिर माल वो चोरी का तूने क्या किया, कि बता तूने जो चोरी की है उसको वो माल कहाँ है। इस तरह से जो है थानेदार ने बोला। तो मंगल कहता है कि साहब कैसी चोरी, माल कैसा। उसने जैसे ही कहा एक लाठी फिर पड़ी, बस फिर बेहोश हो गया, फिर से लाठी पड़ी और फिर बेहोश हो गया।
होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर। ठाकुरों ने फिर दरोगा, ठाकुरों से फिर कहते हैं दरोगा, तो ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर। दरोगा फिर ललकार के ठाकुरों से कहते हैं कि मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह में थूक दो, आग लाओ और इसकी झोपड़ी भी फूंक दो। मतलब अब मुंह देखो नहीं, अब इसके मुंह में थूक दीजिए और आग लाइए, इसकी झोपड़ी को भी फूंक दीजिए। और फिर क्या था, फिर तो अफरा तफरी, आगजनी सब होने लगी, प्रतिशोध की आंधी चलने लगी। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी, बेसहारा निर्बलों की झोपड़ियां जलने लगी। दुधमुहा बच्चा व बुढ़ा जो वहां खेड़े में था, वह अभागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। ना बच्चे बच रहे, ना बूढ़े बच रहे, सब जो है डरे सहमे। घर को जलते देखकर वे होश को खोने लगे। कुछ तो मन ही मन, मगर कुछ जोर से रोने लगे। कुछ तो मन ही मन जो है, क्या कर सकते हैं भाई, बाहुबली है, क्या कर सकते हैं। कुछ मन ही मन हो रहे थे, कुछ जो है जोर जोर से महिलाएं बच्चे चिल्ला चिल्ला के रो रहे थे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि इतराए नहीं, हुक्म जब तक मैं न दूं कोई कहीं जाए नहीं। ये शब्द हैं थानेदार के, हल्के के जो थानेदार हैं वो बता रहे हैं कि कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से, मतलब वो चमारों को बोल रहे हैं ऐसे कि इतराए नहीं, हुक्म जब तक मैं न दूं कोई कहीं जाए नहीं। यह दरोगा जी थे, मुंह से शब्द झरते फूल से, आ रहे थे ढेलते लोगों को अपने रूल से, मतलब टसन में। ये फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराया वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल के धर को मोड़ दे, होश में आया नहीं मंगल कहो तो छोड़ दे। सिपाही ने बताया कि भाई मंगल होश में आया नहीं है, मरमरा गया तो राफत आ जाएगी, कहो तो छोड़ दूं। तो सिपाही को कैसे डांटते हैं थानेदार, वो आगे देखते हैं। बोला थानेदार मुर्गे की तरह बांग मत दो, जैसे मुर्गा होता है कि उठो तो जो उठने वाले उठ जाएंगे, इस तरह से बांग ना दो। बोला थानेदार मुर्गे की तरह मत बांग दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग लो। फिर लाठी बजाओ, लाठियों पे टांग लो। ये समझते हैं कि ठाकुरों से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर में ही जेल है, इसको जेल में भेजिएगी। पूछते रहते हैं मुझसे, ये पूरा वाक्य देखिए, पूरे इस कविता के माध्यम से आपने ये तो समझ लिया कि कितना अत्याचार, रेप भी हुआ महिला के साथ, मारा पीटा गया, घरों को जला दिया गया, झोपड़ियों को जला दिया गया चमारों की गिन। तो इस कविता में पूरा स्पष्ट है कितने अत्याचार हुए हैं चमारों के साथ, दलितों के साथ, पूरा व्याख्यान अदम गोंडवी ने किया। अब जो आस पड़ोसी गांव की हैं, कुछ पूछते हैं इस कृष्णा के बारे में, इसकी खूबसूरती के बारे में कवि से। तो कवि बताते हैं कि उनकी जो लालयता होती है, जो वासना होती है, उस चीज को दर्शाते हैं। जो पूछते हैं इस कृष्णा के सौंदर्य के बारे में, दरअसल वो अश्लीलता के वासना के बारे में पूरा व्याख्यान दिया हुआ है। तो पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर यह सवाल, कैसा है कहिए ना सरजू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को शहरी नग्नता के ज्वार को, उनकी उत्सुकता को शहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्री गणों को, केंद्र की सरकार को। अब कवि क्या है, अपने अंत में कविता के माध्यम से सरकार को भी जगाना चाहता है, मंत्री गणों को भी जगाना चाहता है और बताता है कि आइए ये जो घटना स्थल है इस गांव में आइए और देखिए क्या स्थिति है अभी भी चमारों की, अभी भी कैसे उनके साथ हिंसा होती है, मारपीट होती है, उनकी महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ, बहुओं के साथ बलात्कार होता है। उस सब स्थिति को, इन सब पीड़ा को देखिए एक बार। तो बुलावा दे रहा है कवि, बता रहे हैं अदम गोंडवी, मैं निमंत्रण दे रहा हूं आइए मेरे गांव में, तट पे नदियों के घनी अमराइयों की छांव में, गांव जिसमें आज पांचाली उधारी जा रही या हिंसा की जहां पर नथ उतारी जा रही है, तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती है जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए।
देखिए मंगल भी अपने तन पे कपड़ा ही नहीं लपेट पा रहा, उसके लिए भी तरस जाते हैं। और कृष्णा महिला जो कि दलित महिला है, वो भी अपनी इज्जत नहीं बचा पा रही हैं, रोटी के लिए भी फिर जो है अपने शरीर को बेचना पड़ता है। तो ये स्थिति है चमारों की अभी भी। ऐसा नहीं कि सभी जगह जो है चमार बेहतर स्थिति में है, आज भी ये स्थिति है। आपने भी कई जो है खबरों के माध्यम से, न्यूज चैनल्स के माध्यम से कई ऐसी खबरें देखी हैं कि ज्यादातर जो बलात्कार का शिकार होने वाली महिलाएं हैं वो भी दलित या चमार जाति से आती हैं। तो चमारों पर होने वाले अत्याचार के बारे में, उनके साथ होने वाले हिंसक घटनाओं के बारे में, महिलाओं के साथ होने वाले रेप बलात्कार के बारे में अदम मोडवी ने अपनी कविता के माध्यम से बड़े ही अच्छी तरीके से बताया है उनकी स्थिति को। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही।